Morning students. Morning students. I am Preeti Sharma from Adarshpal Niketan Senior Secondary School Junjunu, your SST teacher. Today we are going to continue our civics chapter number 5, judiciary. जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा था पेज नंबर 62. पेज नंबर 62 देखो. Yes, for the common person, access to court is access to justice. यानी कि जो common person, उन लोगों के लिए कल हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को स्टार्ट किया गया, जिसके बेस पर कॉमन पर्सन भी क्या कर सकते हैं, जस्टिस के लिए कोर्ट तक जा सकते हैं. So the court exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, and as you saw in the above case, the court interpreted Article 21 of the Constitution on the right to live and include the right to food. कि जैसा कि हमने क्या देखा कि हमने एक इंसिडेंट पढ़ा था अपने लास्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हकीम शेख नाम का जो पर्सन था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं किया गया, तो उसके लिए जब उसने जस्टिस के लिए कोर्ट पहुंचा, उसने जब केस फाइल किया तो कोर्ट ने उसे क्या बोला कि आर्टिकल 21 हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें राइट टू लिव आर्टिकल दिया गया है. राइट टू लिव मीन्स हमें जीने का अधिकार. उसके साथ साथ हमें क्या दिया गया, राइट टू फूड, यानी कि हमें खाना खाने का भी अधिकार. और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप देखोगे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई है ना, मिड डे मील स्कीम. तो उस बेसिस पर ये स्टार्ट की गई है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21. They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the midday meal scheme. और इसी बेस पर गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है कि कितना बच्चा है, कितने बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं, कितने बच्चों को खाना जो है वो प्रॉपर्ली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और प्रॉपर्ली उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 दे हैव राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट उन्हें दिया है. So, however, there are also court judgment that people believe work against the best interest of the common person. यानी कि जो common person, उन लोगों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कॉमन पर्सन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन जो है वो जस्टिस के लिए कोर्ट तक जा सकता है. फॉर एग्जांपल, एक्टिविटीज टू वर्क ऑन इशू कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर and housing for the poor believe that recent judgment on eviction are a far cry from the earlier judgment. While recent judgment tend to view the slums dweller and an encroacher in the city, earlier judgment like the 1985 Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihood of some slum dwellers. कि जैसे कि जो गरीब मजदूर लोग होते हैं, उन लोगों के पास में ना तो इतना पैसा होता है कि वो कोर्ट तक जाकर अपने किसी भी जजमेंट के लिए या किसी जस्टिस के लिए वो जाकर वहां लड़े. उसके लिए ना तो उनके पास पैसे हैं और ना ही उनके पास इतना समय हो. तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग PIL जो है वो शुरू की गई है, और जिस बेस पर कोई भी पर्सन, चाहे वो नहीं हो जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वहां अपील कर सकते हैं. तो देखो अभी हमने इसमें यहाँ क्या पढ़ा था कि 1985 में ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो ये क्या चीज है, देखो नीचे पैराग्राफ में दिया गया है कि द जजमेंट ऑफ ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश द राइट टू लाइवलीहुड एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. यानी कि जैसे हमने देखा कि हमें जीने का अधिकार है, तो उसी तरीके से हमें जीने के साथ साथ वो सारी चीजों का अधिकार है जो हमारी जरूरत है, जो हमारी नीड है.
जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें हमें लेने का अधिकार दिया गया है। तो ये एक आर्टिकल दिया गया है अकॉर्डिंग टू बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो एस्टेब्लिश किया गया था 1985। The following excerpt from the judgment point to the ways in which the judge linked the issue of the right to live to that of livelihood. The sweep of the right to live conferred by Article 21 is wide and far-reaching. Life means something more than mere animal existence. It does not mean merely that life cannot be extinguished or taken away, as, for example, by the imposition and execution of the death sentence, except according to procedure established by law. That is but one aspect of right to life. यानी कि right to life means ये नहीं है कि जैसे कि अब यहाँ ह्यूमन बींग्स भी सर्वाइव कर रहे हैं, एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स से जो बेटर लाइफ होगी वो किसकी होती है? ह्यूमन बींग्स की होती है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को बता सकते हैं, उसको पूरा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनसे बेटर लाइफ जो है वो किसकी होगी? ह्यूमन बींग्स की की बताएगी। So, an equally important fact of that right is the right to livelihood, because no person can live without the means of living. That is the means of livelihood. यानी कि कोई भी पर्सन है वो जबरदस्ती तो हम किसी को मार नहीं सकते, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक उसको जीने का भी अधिकार है, उसको हर एक चीज का अधिकार है जिसके ऊपर उसका हक है। यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है खाना खाना तो वो आपका राइट है। अगर आपको प्यास लग रही है और आपको पानी पीना है तो वो आपका राइट है। क्यों? क्योंकि वो आपको राइट टू लाइफ का मटेरियल दे रहा है। आपके लिए जीने के लिए पानी जरूरी है तो वो आप वाटर पीना आपका क्या है? राइट है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे राइट टू लाइफ में आती है। That the eviction of a person from a pavement or slum will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood is a proposition which does not have to be established in each individual case. In the present case, that fact constituting empirical evidence justify the conclusion that petitioner live in slums and on pavement because they have small job to nurse in the city, and for them there is nowhere else to live. They choose a pavement or a slum in the vicinity of their place of work, and to lose the pavement or the slum is to lose the job. The conclusion therefore is that eviction of the petitioner will lead to deprivation of their livelihood and consequently to the deprivation of life. कि कई ऐसे लोग भी हमारी सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं जो लोग क्या होते हैं, कहीं किसी के यहाँ रोजगार करते हैं, नौकर के रूप में काम करते हैं, तो वो उनका राइट नहीं कह सकते, वो उनकी जरूरत है। और जरूरत जो है वो कब पूरी होगी? जरूरत जो है वो अगर हम चाहेंगे कि हाँ अगर हमें जीना है तभी हमारी जरूरतें हमारे सामने आती है, तभी हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। और फुलफिल कैसे होगी? ये थोड़ी है कि अगर नहीं हमें खाने का अधिकार है तो हम कहीं से भी हमने उठाया और खा लिया, हमें जीने का अधिकार है तो कहीं पर भी हम जाकर रहने लग गए और हमें रहने के लिए जगह मिल गई, ऐसा नहीं। बल्कि हमें जीने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में हम अपने लिए घर बना सकते हैं। अगर आपको खाना खाने का अधिकार है, राइट टू फूड आपको मिला हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम हर जगह पर अपने फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल्स को लेकर बैठे रहेंगे। नहीं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 तो हमें तो दिया हुआ है राइट टू फूड, कहीं से भी खाना उठाए और चल पड़े, ऐसा नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? अगर हमारी नीड्स है, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें भी उतनी ही मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि हम बैठे आराम से और आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। So another issue that affect the common person access to justice in the inordinately long number of years that court take to hear a case. The phrase justice delayed is justice denied is often used to characterize this extended time period that court take. कई बार क्या होता है कि कोर्ट में कोई केस चलता है तो उसको बहुत लंबा समय लग जाता है, कई बार सालों 10 साल बीत जाते हैं, 15 साल बीत जाते हैं, बहुत लंबा टाइम जो है उसको लग जाता है। So, in spite of this, there is no denying that the judiciary had played a crucial role in democratic India, serving as a check on the power of executive and legislative, as well as in the protecting the fundamental rights of citizens.
The member of the Constituent Assembly met quite correctly in envisioned a system of court with an independent judiciary as a key. जैसा कि हमने क्या पढ़ा था कि जो जुडिशरी सिस्टम है वो एक की फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी डेमोक्रेसी का, और की फीचर होने के साथ साथ जो हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पार्ट है उनका कोई रोल नहीं होता जुडिशरी सिस्टम। जुडिशरी सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट वर्क करती है, बल्कि किसी के प्रेशर में आकर उसका कोई भी जजमेंट या कोई भी केस सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो द चैप्टर इज कंप्लीट। आपको इस चैप्टर की ग्लॉसरी भी करनी है और उसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं जो आपको भेज दिए जाएंगे। अब हम करेंगे हमारे सिविक्स के चैप्टर 1 का रिवीजन। इस फर्स्ट चैप्टर जो है उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। टेक आउट योर रफ नोटबुक, या अगर आपके पास फेयर है तो आप फेयर में करना चाहते हो तो फेयर में कर सकते हो। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 मैम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैम यही ना हमारा चैप्टर चैप्टर करवा दिए थे ना। चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैम आपने करवा दिए थे चैप्टर 1 के। यस, चैप्टर 1 के आपने करवा दिए थे। चैप्टर 1 सिविक्स में करवा दिए थे क्या मैंने? मुझे तो लग रहा है मुझे ज्योग्राफी में मैंने करवाया है थर्ड चैप्टर। मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो करवाए थे ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए थे ना। क्वेश्चंस नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर से पढ़ सकते हो। बाकी तो देखो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही है, चाहे वो सिविक्स में हो चाहे ज्योग्राफी में। लेकिन कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको रिवीजन के बेस पर मैं करवा रही हूँ, इनको भी आप पढ़ सकते हो अपने एग्जाम पर्पस के लिए। सिविक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ही। तो चैप्टर नंबर 1 अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए नेशन contains शिवम आपका माइक ऑफ करो बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या क्या चीजें कंटेन करता है? तो सेकंड ऑप्शन इज लॉज, थर्ड इज बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। मींस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूल्स भी होते हैं और लॉज भी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर by which time, by which time had the nationalist had the nationalist movement
nationalist movement के मोमेंटम, कि जो हमारे नेशनलिस्ट हैं उन लोगों को मोमेंटम जो है वो कब दिया गया था? At the beginning of 20th century. सेकेंड ऑप्शन है आपका middle of 20th century. और थर्ड ऑप्शन है आपका एंड ऑफ द end of the 20th century. तो कब दिया गया था ये? और फोर्थ ऑप्शन होगा आपका none of. तो इसका व्हाट इज द राइट आंसर? At the beginning of the 20th century. यानी कि which time had the nationalist movement gained momentum? कब मिला हमको? At the beginning of the 20th century. This is the right answer. All of you have written the question number 1. Next देखो question number 3. Question number. मैम Yes. मैम सेकंड वाले में बी ऑप्शन क्या है? सेकंड में बी का ऑप्शन है आपका मिडिल ऑफ 20th. सेकंड है मिडिल, थर्ड है एंड. ठीक है, तो कब दिया गया? एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century. Next question is, when did the king of Nepal, when did the king of Nepal, when did the king of Nepal finally take over finally take over as the head of government, as the head of government. All of you have written the question number 2. Yes. Yes, ma'am. नो मैम. Right fast. यस मैम. When did the king of Nepal finally take over as the head of government? इसके ऑप्शन है आपके February 2002. सेकेंड ऑप्शन है आपका February 2005 या फिर February 2007. ऑप्शन है आपका none. So what is the right answer? Yes, February 2005 is the right answer.
क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. Who has a know to play in formation of in formation of formation of government formation of government under universal adult suffrage. Universal adult suffrage. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? इसमें आपके ऑप्शन है ओनली मेल्स, ऑल चिल्ड्रन और थर्ड ऑप्शन है आपका yes, what is the right answer? All adult Indians. The right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5. ऑल ऑफ यू हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने Yes. लिख दिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो क्वेश्चन नंबर 5. What kind of role citizens what kind of role citizens of India play? In electing representatives, electing representatives. तो आपका ऑप्शन है कि जो इंडिया के जो इंडियन पीपल वो जब इलेक्शन होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उसमें उनका रोल कैसा होता है? इनडायरेक्ट या डायरेक्ट या फिर कोई रोल नहीं? और या फिर सबमिसिव? मैम ए और बी का ऑप्शन क्या लिखा है आपने? ए में आपका ऑप्शन है इनडायरेक्ट,
सेकंड का आपका ऑप्शन है डायरेक्ट, थर्ड का ऑप्शन है आपका नो रोल और फोर्थ ऑप्शन है आपका सब मिक्स मींस सब मिक्स है, तो पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो जब हम इलेक्शन जब इलेक्शंस होते हैं तब आपको वोट करने का अधिकार। मैडम यस मैडम डी नंबर क्या लिखा है? सबमिसिव मींस मिक्स, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको इलेक्ट करने में हमारा रोल कैसा होता है? यस डायरेक्ट, डायरेक्ट हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में। इलेक्शंस होते हैं, आप डायरेक्ट वोट करते हो ना। मिक्स है जिसमें आपकी इच्छा होता है आप वोट दे रहे हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, इस तरीके से। चलो इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल रिवाइज करेंगे। इतने क्वेश्चंस आप पढ़ना, फर्स्ट चैप्टर को फिर से रिवाइज करके आना कल, सिविक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है, और उसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स जो 5 चैप्टर का आपको सेंड किया जाएगा वो भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। कल ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर और सिविक्स का 1st चैप्टर, उसको आप अच्छे से पढ़ोगे। आपका अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको कल क्लियर करें। ओके स्टूडेंट्स? ओके।